नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर कोचिंग पर, जहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और कल हमने अपनी चट्टानों का टॉपिक स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने ज्वालामुखी, भूकंप और पृथ्वी के आंतरिक परत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आज जो हमारा टॉपिक है वही जो हमारा लास्ट लेक्चर में था, चट्टाने। चट्टानों के अंदर हमने जो चट्टानों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि चट्टानों का निर्माण कौन सा होता है, कहाँ पे चट्टान पाई जाती है, उनके बारे में जान लिया था। हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि चट्टानों के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, 3। उसमें से एक था हमारा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के अंदर भी हमारे 2 प्रकार थे, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 2 पार्ट हैं, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर है अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो इन्हीं के बारे में आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनकी कैसी प्रक्रिया है, किस प्रकार के हैं, किस तरह से इनका निर्माण होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने आंतरिक आग्नेय चट्टान के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि जब मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह को चीर के या छिद्र होके या किसी भी प्रकार से बाहर ना आ पाए, मैग्मा आया और अंदर के अंदर ही जम गया, तो उसको क्या, उससे किस चीज का निर्माण होता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान का। ठीक है, इसको आप एक डायग्राम के थ्रू ऐसे समझेंगे, जैसे ये हमारा है मैग्मा चेम्बर, ये हमारा मैग्मा चेम्बर है। ठीक है, इसके अंदर ये मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारा मैग्मा चैम्बर। जिसको LVZ जोन या दुर्बलता मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर से ये जो मानो ये इस तरह से मैग्मा बाहर जा रहा है और ये हमारी सतह है। ठीक, जब मैग्मा को बाहर जाने की जगह ना मिले तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, जहां जहां इसे स्पेस मिलेगी उधर ये जाता जाएगा। ठीक है, और यहीं पे जाके क्या होगा, ये जम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जितना ऊपर की तरफ आएगा कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो है मैग्मा है, ये जो मैग्मा है हमारा, जब यहीं पर ही जम जाता है, मतलब सतह के अंदर, ये हमारी सतह है, जब सतह के अंदर ही मैग्मा जम जाए तो उससे किस चीज का निर्माण होता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही जम जाए, बाहर ना आए पृथ्वी की सतह से, तो किस चीज का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। इसके बारे में लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए। जब मैग्मा ज्वालामुखी, जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय, जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय अंदर ही ठंडा हो जाए, होकर जम जाए या फिर ठोस रूप ले ले। ठीक है, जमने का अर्थ भी क्या है, ठोस रूप लेना, ठोस रूप धारण कर ले, तब किसका निर्माण होता है, तब होता है आंतरिक चट्टानों का, आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, चट्टान का निर्माण
होता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि जब जो मैग्मा है, जो जैसे कि कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ या कोई ज्वालामुखी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि इतनी इसकी क्षमता नहीं थी कि ये जो सतह है इसमें छिद्र कर सके या इसको चीर सके, या इसको ऐसी स्पेस नहीं मिली जिस जगह से सतह से बाहर जा सके। तो क्या होगा, ये अंदर के अंदर ही ठंडा हो जाएगा, यानी ठोस रूप ले लेगा। ठीक है, ये यहीं पे क्या करेगा, यहीं पे ठोस रूप ले लेगा, ठोस। ठीक है, यहीं पे ठोस होने के कारण ये क्या बन जाएगी, हमारी आंतरिक आग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होंगी हमारी, ये आंतरिक चट्टान बन जाएगी हमारी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसमें केवल कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना समझो, ये मैग्मा चेंबर है, मैग्मा चेंबर से ज्वालामुखी ऊपर की तरफ चला, ज्वालामुखी उद्गार हुआ जिसमें मैग्मा ऊपर की तरफ चला, लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं थी कि वो सतह को चीर सके या उसमें छिद्र बना सके, या उसको ऐसी कोई स्पेस नहीं मिली जहां से वो जो सतह से बाहर जा सके। तो वो क्या होगा, जिस जगह उसको स्पेस मिलेगी उस तरफ फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, आसपास जगह मिलेगी, जहां पे भी जगह मिलेगी तो इस तरह से ये फ्लोट होकर यहीं पे जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठोस रूप ले लेगा। तो तो इससे किस चीज का निर्माण होगा, आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये इसके बारे में आप लाइन लिख लेंगे, ये पॉइंट लिख लेंगे, जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले, तब आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात लिखेंगे, ये कंकड़ पत्थर के रूप में होता है, रवेदार बोल सकते हैं इसको। ये कंकड़ पत्थर के रूप में होता है। ठीक है, और एक बात लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। कंकड़ पत्थर के रूप में एग्जाम्पल है इसका, रवेदार एग्जाम्पल किसका है हमारा, रवेदार में आता है बेसाल्टिक नहीं, ग्रेनाइट चट्टान का। ठीक है, ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आंतरिक चट्टान के बारे में हमने क्या क्या बात पढ़ी, हमने पढ़ी कि हमारी जो चट्टाने हैं उसके तीन भाग हैं, तीन में से एक है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के दो प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक, उसके रासायनिक प्रकृति के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार पर है उसके अंदर दो पॉइंट है हमारे, एक आंतरिक चट्टाने यानी कि इंटरनल जो हमारे रॉक्स हैं, और एक बाह्य चट्टाने यानी कि बाहर वाली जो चट्टाने हैं। ठीक है, सतह के अंदर और सतह के बाहर, इस चीज को ऐसे याद रखना, जो आंतरिक है वो सतह के अंदर चट्टाने बन गई हैं, और जो बाह्य है वो सतह को चीर कर, या उनको ऐसा कोई रास्ता मिल गया, ऐसा कोई मार्ग मिल गया जिससे वो सतह से बाहर आ गई। ठीक है, तो बाह्य होगी। आंतरिक चट्टान में हमने एक पॉइंट लिखा है कि जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले, तब आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ये कंकड़ पत्थर के रूप में होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने दूसरे बाह्य आग्नेय चट्टान के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है हमारी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान के बारे में। बाह्य आग्नेय चट्टान यानी बाह्य आग्नेय चट्टान में क्या होगा, इसको भी हम पहले डायग्राम की मदद समझेंगे। जैसे ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, इसके अंदर ये मैग्मा चैम्बर है, ये हमारा क्या है, मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, ये है हमारा मैग्मा चैम्बर। ठीक है, जिसके अंदर हमारा मैग्मा भरा हुआ है। यहां से हमारा मैग्मा चलना ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ, यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये इस तरह से ऊपर गया, यहाँ पे है हमारी सतह, ये यानी कि क्रस्ट बोल दो इसको, या तो
या फिर सतह बोल दो डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है या फिर सतह है। ठीक है, ये यहां से गया और यहां से इसको स्पेस मिला बाहर जाने के लिए। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के बाद ये गया और यहां से ये बाहर निकल गया। ठीक है, और बाहर जाने के बाद ये ठंडा हुआ और यहाँ पे इसका जमाव हो गया। तो इससे किस चीज का निर्माण होगा? इससे निर्माण होगा हमारा भारीय अग्नि चट्टान होगा। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्मा, ये है हमारा लावा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इससे किसका निर्माण हुआ? बाह्य अग्नि चट्टानों का। ठीक है, बाह्य चट्टानों का इससे निर्माण होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसा कि हमारा आंतरिक चट्टानों में था। आंतरिक चट्टानों में क्या हुआ था कि अंदर ही रुक गया था। ठीक है, ये बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन जो बाह्य चट्टान है, इसमें बाहर जाने के लिए स्पेस मिल गया, या फिर इसने छिद्र बना दिया क्रस्ट में, या फिर कोई ऐसी दरार हो गई क्रस्ट के अंदर जिससे इसे बाहर जाने के लिए रास्ता मिल गया। बाहर जाने के बाद क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है, ये ठंडा होगा, लावा कहलाएगा, लावा बनेगा, लावा का जमाव होगा, उसके बाद ये क्या बनेगा? पहले मैग्मा से लावा बना, लावा का जमाव हुआ, लावा का जमाव के बाद ये क्या बनेगा? बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा इससे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसी पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आशा करता हूँ आपकी आ गया होगा। ये हमारा क्या है? कुछ नहीं है, मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर जिसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है। यहाँ से मैग्मा का उद्गार हुआ, ये मैग्मा बाहर की तरफ गया, सतह में इसको कोई छिद्र मिल गया या फिर इसने बना लिया जिससे ये मैग्मा बाहर चला गया। बाहर जाके ये क्या बन गया? लावा बन गया। लावा से बाद इसका जमाव हुआ, जमाव होने के बाद ये बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं पॉइंट को। जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय क्रस्ट या फिर सतह से बाहर आकर कर जम जाए या फिर कठोर ठोस रूप ले ले। रूप धारण कर ले। ठोस रूप धारण कर लेता है, तब किसका निर्माण होता है? बाह्य अग्नेय चट्टान। चट्टान का निर्माण होता है। होता। ठीक है, दूसरी बात, इसका एक एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्टिक चट्टानें। जैसे कि बेसाल्टिक चट्टानें। ठीक है, ये कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्ट, जो पृथ्वी की बाह्य सतह में पाई जाती है। ठीक है, इनका उद्गार किससे होता है? जब ज्वालामुखी सतह को चीरकर बाहर आ जाता है, तब इनका उद्गार होता है। ठीक है, आंतरिक चट्टानों में किसका एग्जाम्पल लिखा था हमने? ग्रेनाइट का। ठीक, इतनी बात जहां तक भी आपको क्लियर होगी। बाह्य चट्टान में भी कुछ नहीं है, मैग्मा चेम्बर है। मैग्मा चेम्बर से मैग्मा बाहर की तरफ चला, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो मैग्मा चेम्बर है वो बाहर की तरफ चला, उसे सतह में कोई छिद्र मिल गया। आप छिद्र ही मान लो कि इसे कोई छिद्र मिल गया। छिद्र मिलने के बाद
ये सतह से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद ये ठंडा हुआ, लावा में परिवर्तित हुआ, लावा से फिर इसका जमाव हुआ, जमाव होने के बाद ये क्या बना, बाह्य आग्नेय चट्टान बना। ठीक है, यही बात हमने लिखी है। बाह्य आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्टिक चट्टान। ठीक, और आंतरिक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या था, ग्रेनाइट। ठीक है, इतनी बात है इन दोनों के बारे में जो आपको जानने आवश्यक है। इसके अलावा आपको कोई डीप में जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे बनती है, इनके अंदर और क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी आप बात को ध्यान में रखना, यही आपके लिए काफी रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो चट्टाने हैं उनके तरफ, कौन कौन से, अम्लीय, क्षारीय चट्टान। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं हम अम्लीय अग्नि चट्टान के बारे में, यानी कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो चट्टाने हैं उनमें एक है हमारी अम्लीय अग्नि चट्टान। इसके बारे में बात करते हैं, इनको हमने पढ़ लिया है तो इनको भी हटा देते हैं। ये हमारी दूसरी, ठीक है, दूसरी के अंदर कौन कौन से हैं हमारे, रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने हैं, अम्लीय अग्नि चट्टान और क्षारीय अग्नि चट्टान, ये दो है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्लीय अग्नि चट्टान के बारे में। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चट्टान, अम्लीय अग्नि चट्टान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अम्लीय अग्नि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय अग्नि चट्टान, तो इसके बारे में क्या है, तो अम्लीय अग्नि चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक रॉक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसिडिक। तो ये किस तरह से बनती है, क्या इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जब ऐसा, यानी कि सिलिका, एक सिलिका केमिकल है, मिनरल है, उसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, एसिडिक। यानी कि जब सिलिका की मात्रा, देखो इसको लिख लीजिए, जब SI यानी कि सिलिका की मात्रा लगभग 65% से 80 to 85% हो। ठीक है, या तो 65 से 80 हो या 65 से 85 हो, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। आपको अलग अलग बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो किसी में 80 मिलेगा या फिर किसी में 85 मिलेगा, अलग अलग डेटा आपको मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लें, या तो 80 नोट कर लें या 85 नोट कर लें, इतना डेटा पूछेगा नहीं, बस ये आपको जानने के लिए है कि जब सिलिका की मात्रा 65 से 80% हो तब किसका निर्माण होगा, अम्लीय अग्नि चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है, या फिर जिसके अंदर 65 से 80% सिलिका की मात्रा होगी वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे हमारे अम्लीय यानी कि एसिडिक इग्नेस रॉक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही ज्यादा शीतलन की दर भी होगी। मतलब जितनी ज्यादा सिलिका होगी, सिलिका की मात्रा यानी कि इसमें 65% है, 85% है, तो जाहिर सी बात है क्षारीय में कम होगी। ठीक है, तो इसके मुकाबले जो अम्लीय है इसकी शीतलन की दर कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये जल, इसकी शीतलन की दर किसकी ज्यादा होगी, अम्लीय आग्नेय चट्टान, इसके चट्टान की। इसके अंदर लिख लेंगे, जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी
होगी उतनी ही ज्यादा शीतलन की दर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये कौन सी है हमारी एसिडिक इग्निस रॉक्स। हमने क्या किसके बारे में पढ़ा, अम्लीय अग्नि क्षार चट्टान के बारे में, यानी कि ये अम्लीय अग्नि चट्टान है जिसे एसिडिक इग्निस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जब सिलिका की मात्रा 65 से 85% हो, ठीक है, आप 65 से 85 याद रखना, 65 से 85% हो, तब इसको किसके अंडर रखेंगे, अम्लीय अग्नि चट्टान के अंदर। ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये याद रखना कि जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी, शीतलन की दर भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जिसकी सिलिका की मात्रा कम होगी उसमें शीतलन की दर भी कम ही होगी। ठीक है, इसमें कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता है नहीं, वैसे वही है कि एक निकलेंगे जल्दी से शीतलन हो जाएगा उसका। ठीक है, 65% बस तो ध्यान में रखना, ये 65% है, और तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने योग्य। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी क्षारीय अग्नि चट्टान के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी क्षारीय अग्नि चट्टान के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं हम हमारी सेकंड यानी कि क्षारीय अग्नि चट्टान के बारे में। किसके बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्षारीय अग्नि चट्टान। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा है हमारा अग्नि चट्टान। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिस, बेसिस इग्निस रॉक्स। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्षारीय अग्नि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में है कि इसके अंदर जो सिलिका की मात्रा है यानी कि SI जिसको बोलते हैं सिलिका, उसकी मात्रा कितनी होगी, 45% से 60% होगी इसके अंदर। ठीक है, 45 से 60%। और हमारी इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर की हमारी 65 से 85% मान लो। ठीक है, 65 से 85%। और क्षारीय के अंदर कौन कितनी है हमारी, 45 से 60%। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे सिलिका की मात्रा यानी कि SI की मात्रा कितनी होगी, 45% से 60%। ठीक है, तो उनको किसके अंदर रखेंगे हम, क्षारीय अग्नि चट्टान के अंदर रखेंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट, जितनी कम सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही कम शीतलन की क्या होगी, शीतलन की दर होगी। ठीक है, ठीक, जैसे अब हमने दोनों में एक पॉइंट लिखा था कि जितनी कम, इसमें हमने लिखा बेसिस जो है इसमें लिखा जितनी कम सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही कम शीतलन की दर होगी। ठीक है, दूसरे जो हमारी अम्लीय क्षारीय चट्टान है इसमें लिखा था कि जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, शीतलन की दर भी होगी। ठीक है, इसमें आपने ये दो पॉइंट नोट कर लिए। अब हमारा जो मेन है कि इन बातों का मतलब क्या है, लिख तो हमने ली, इनका मीनिंग क्या है।
इनके मीनिंग को हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या है। क्या हम समझना चाह रहे हैं इस बात से कि शीतलन की दर का क्या मैटर है, या फिर ये हमारी पढ़ाई के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं कि क्या है शीतलन का मैटर। अब एग्जाम्पल मानिए कि ये हमारा क्या है, मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, मैग्मा चैम्बर इतनी बार आ गया आपको रट गया होगा कि क्या है मैग्मा चैम्बर। ठीक है, ये है हमारा मैग्मा चैम्बर। इसके अंदर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है हमारा मैग्मा चैम्बर। ठीक है, अब जब शीतलन की दर ज्यादा होगी या फिर जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तब क्या होगा। तब देखो, जब फिर क्या होगा उस समय, जैसे ये हमारा वो निकला, ये हमारी सतह है यहाँ, ये हमारा क्या है, मैग्मा, ये है हमारा मैग्मा। ठीक है, ये बाहर आया तो इसमें शीतलन की दर ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये इस तरह से यहीं ये ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है, यहीं ऐसे ठंडा होता चला जाएगा और इसके ऊपर एक किसका निर्माण करेगा, पर्वत का निर्माण करता चला जाएगा, ऐसे ही ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे ठंडा हो गया, ये क्या है हमारा, लावा। लावा ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज का निर्माण कर रहा है, पर्वत का। ठीक है, शीतलन की दर का मैटर यही है कि जितनी ज्यादा शीतलन की एसआई की मात्रा होगी उतना ही शीतलन का दर ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा, पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ज्वालामुखी पर्वत किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। देखो एक बार फिर समझो, हमने क्षारीय के अंदर पढ़ा, या फिर पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने अम्लीय के अंदर क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था उसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी है, उसके अंदर सिलिका की मात्रा है 65 से 85%। ठीक है, उसके नीचे हमने एक और पॉइंट लिखा है, अगर आपने नोट डाउन किया होगा, कि जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही शीतलन की दर भी अधिक होगी, मतलब कि ठंडे होने की दर भी अधिक होगी। ठीक है, तो इसके अंदर मानो ये हम सिलिका वाला पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सिलिका की मात्रा कैसी है, एसआई की मात्रा अधिक है। ठीक है, इसके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक है, तो इसमें क्या है, शीतलन की दर भी ज्यादा होगी। शीतलन की दर ज्यादा होगी तो ये जल्दी से ठंडा होगा, ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये किस चीज का निर्माण करेगा, एक पर्वत का निर्माण करेगा। ठीक है, यहां से ऐसे निकला और यही ऐसे ही ठंडा होता चला गया, ठंडा होता चला गया जल्दी जल्दी, तो इससे क्या होगा, एक पर्वत का निर्माण होगा। किसका, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, इससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बारे में इतना क्लियर होगा। दूसरा है हमारा क्षारीय वाला। क्षारीय के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिलिका की मात्रा कम है। जो हमारा बेसिस इग्नेस चट्टान है, इनके अंदर क्या होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, और जितनी सिलिका की मात्रा कम होगी उतना ही क्या होगा भाई, जितनी सिलिका की मात्रा कम होगी उतनी ही शीतलन की दर कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये है हमारी सतह। तो ये मान लो ये मैग्मा है, ये यहाँ से बाहर आया और इसकी शीतलन की दर है कम, तो ये किस तरह से बनेगी, ये इस तरह से फैलाव में बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से, ये दूर तक फैलेगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इसकी शीतलन की दर कैसी है, कम है, तो लावा क्या है, दूर तक फ्लो करेगा। लेकिन जिसमें शीतलन की दर ज्यादा होती है उसमें लावा को दूर तक फ्लो करने का समय नहीं मिल पाता, जिससे किसका निर्माण हुआ था, ज्वालामुखी पर्वत का। लेकिन इससे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होगा ज्वालामुखी पठार का, पठार। ठीक है, किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी पठार का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया। पहले में क्या था, जो हमारा एसिडिक इग्नेस रॉक्स थी उसके अंदर किसका निर्माण हो रहा था, पर्वत का। लेकिन ये है हमारी क्षारीय अग्नि चट्टान, इसके अंदर किसका निर्माण होगा, पठार का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी। सिलिका की मात्रा कम होने के कारण क्या होगा, सिलिका की मात्रा कम होने के कारण इसके अंदर शीतलन की दर कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये बात हमने अभी नोट की थी कि जितनी कम सिलिका की मात्रा होगी उतनी ही कम शीतलन की दर होगी।
ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पर्वत किस आग्नेय चट्टान का हिस्सा है, जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो कौन सी आग्नेय चट्टान का हिस्सा है, तो एसिडिक का है। और पठार की पूछा जाए तो पठार किसका है, क्षारीय का एग्जाम्पल है। ठीक है, इन बात को नोट करना, डायग्राम के साथ नोट करना। डायग्राम से क्या बेटा, जब भी देखो हम डायग्राम से जब भी पढ़ते हैं ना, तो एक छवि यानी कि एक पिक्चर हमारे माइंड में सेट हो जाती है कि इस जगह से मैग्मा चैम्बर से, जैसे ये डायग्राम है तो देखो ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद ये क्या बना, लावा बना। ठीक है, लावा। अब हमने क्षारीय के अंदर क्या पढ़ा था, सिलिका की मात्रा कम, इसके अंदर क्या है, एसआई की मात्रा है कम, तो इसकी क्या होगी, शीतलन यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग की कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो डायग्राम की मदद से ये होता है कि हमारे माइंड के अंदर एक छवि बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है कि इस तरह से प्रोसेस है। अगर हमें एक बार कहानी याद हो गई, फैक्ट तो हमें बड़ी आसानी से याद हो ही जाएंगे। मेन पॉइंट है कहानी को याद करना। ठीक है, एक स्टोरी की तरह सुनो, मजे लेके पढ़ो, ये नहीं है कोई बर्डन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि हमें सीखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो कि बस एक बार याद हो जाए किसी भी तरह, ठीक है, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। नहीं बेटा, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ोगे ना, तो बड़ी आसानी से सब चीजें समझ में आएंगी। आग्नेय चट्टान क्या है, क्षारीय क्या है, अम्लीय क्या है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल आंख बंद करके जब रिवाइज करोगे ना, तो ये पिक्चरें आपके सामने आएंगी कि जो क्षारीय थी उसमें पर्वत का निर्माण हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें शीतलन की दर जो थी वो ज्यादा थी, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज्यादा थी। कितनी थी, 65 से 85% थी। लेकिन क्षारीय अग्नि चट्टानों में क्या हुआ, पठार का निर्माण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि सिलिका की मात्रा कम थी, जिससे शीतलन की मात्रा भी कम थी। ठीक है, इतनी बातें आपको बिल्कुल आपके माइंड में ध्यान में रहेंगी। ठीक है, तो डायग्राम से पढ़ने का ये फायदा होता है। मैंने कोशिश की है कि हर चीज को, हम जितने भी टॉपिक है उनको डायग्राम से ही पढ़ने की कोशिश की, ताकि हमें जल्दी से जल्दी याद हो, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, हमारे माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर रहे। एक बार ही पढ़ के हमारे माइंड में एकदम पिक्चर सी छप जाए। जैसे आप फिल्म देख के आते हो ना, उसके डायलॉग आपको बिल्कुल याद रहते हैं। क्यों, आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी कि वो मुझको फिल्म याद करनी है, भाई एंटरटेनमेंट लेना था, कुछ याद रखने वाली जिज्ञासा थी कि दोस्तों को बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही आप याद रखो इन्हें। और आज के लिए चलिए इतना ही करते हैं। ये दो हमारे टॉपिक हुए हैं आज, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। आग्नेय चट्टान के दो टॉपिक थे, आग्नेय हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।